मेरे बिल्डिंग में वॉचमैन उसको 10 रुपए के ज्यादा दारू पिला, अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। कलाकार नहीं है, आज आप गाली दे रहे हो, कल कोई और देगा, परसों कोई और, क्योंकि ये तो टैलेंट तो है ही नहीं। ये ना कलाकार है ना कॉमेडियन है, ये कलंकार है, ये आतंकवादी है। अब आप देखिए कितने गंदी गंदी बातें कर रहे हैं लोग, कहने को तो कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड लेते हैं ये लोग। तो क्या इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी जल्द ही पूरी तरह से बैन होने वाली है? उससे भी बड़ी बात कि क्या इंडिया को सच में स्टैंड अप कॉमेडी की जरूरत भी है? अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपने टिकट खरीद के आज तक कौन सी स्टैंड अप कॉमेडी शो को देखने गए हो, तो मुझे पता है कि 10 में से 8 लोगों के आंसर्स होंगे नो, ना, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। इंडिया की टॉप सिटीज में रहने वालों को चलो रहने दो, टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहने वाली आधी जनता को आज भी स्टैंड अप कॉमेडी क्या है उन्हें ढंग से पता ही नहीं है। चलो सोच का रहने दो, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन के रिकॉर्डेड शोज यूट्यूब पे प्रेजेंट होते हैं, क्या आप उन्हें फैमिली के साथ देख सकते हो? पहले एक तो साफ सुथरे स्टैंड अप कॉमेडियंस लाइक जाकिर खान, बस्सी, अभिषेक उपमन्यु, रवि गुप्ता एक्सेट्रा को छोड़ दे तो बाकी लोग या तो अपने ऑडियंस की बेइज्जती करते नजर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, या मुनव्वर टबाकी जैसे हेटफुल रिलीजियस कमेंट पास ऑन करते हैं। नहीं, अगर भगवान पर विश्वास करें, वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया अगर और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। जेल जाने के बाद भी ये बंदा नहीं सुधरता। अब की बार मुनव्वर टबाकी जियो स्टार के शो हफ्ता वसूली में हिंदू मुस्लिम दोनों के रिलीजियस फेथ का मजाक उड़ाता है, या फिर अग्रिमा जोशुआ जैसा घटिया कॉमेडियन छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ाता है। और सिर्फ अग्रिमा ही नहीं, सौरभ घोष जैसा कॉमेडियन भी छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता। और स्वाति सचदेवा जो स्टेज पे आके कॉमेडी करने के बजाय अपनी फैंटेसीज रिवील करती हैं, खुद को बाइसेक्सुअल बताती है। स्वाति सचदेवा एंड आई हैव समथिंग पर्सनल टू टेल यू ऑल, आई एम बाइसेक्सुअल। इसके अलावा वीर दास जो कॉमेडी करने के नाम पे ये कहता है कि इन इंडिया वी वर्शिप वुमेन इन द डे एंड रेप देम एट नाइट। तन्मय भट्ट जैसे कॉमेडियन की एआईबी पर केस ठोक दिया जाता है। एक टाइम पर राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, इवन कपिल शर्मा जैसे लोग तब स्टैंड अप किया करते थे जब मुझे पता भी नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है। ये तब भी इतना हंसाया करते थे कि पेट में गुदगुदी होने लगती थी, और वो भी बिल्कुल साफ सुथरी कॉमेडी के साथ। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन स्टैंड अप कॉमेडियंस ने हेट स्पीच, ट्रोलिंग, हद से ज्यादा रोस्टिंग को ही कॉमेडी समझ लिया और स्टैंड अप करते हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। और रोस्टिंग एक लेवल पे हम कपिल शर्मा शो में भी देखते हैं। तो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन अब वही चल रहा है। तो आपको क्या लगता है? देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? देखो, कॉमेडी हैज ऑलवेज बीन अ पावरफुल टूल ऑफ एक्सप्रेशन, अलाउइंग पीपल टू क्रिटिक सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चरल नॉर्म्स थ्रू ह्यूमर। लेकिन लेटेंट जैसे शो के बाद हालत ऐसी हो गई है कि आज काफी सारी कंपनीज की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से विश्वास उठ गया है। वो उन्हें ब्रांड डील देने से साफ इनकार कर दे रही है, जैसा कि ब्लॉगर शहनाज ट्रेजेडी के साथ हुआ था। कॉमेडी से ट्रेजेडी वाली शो लेटेंट पे ऑलरेडी हमारे जर्मन भैया से लेकर बंगाली बाबू हुसैन, अपने यूट्यूब के एआई थगेश, धारकर न्यूज, मोहक भाई जैसे काफी सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लेटेंट पर नहीं बल्कि सडन राइज एंड डाउनफॉल ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी पर डिटेल में बात करेंगे। मतलब इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी कैसे इंट्रोड्यूस हुई ये भी जानेंगे, और क्यों गवर्नमेंट इस मुद्दे को नेशनल मुद्दा समझ रही है। और उससे भी बड़ी बात, क्या फ्यूचर में इंडिया चाइना या नॉर्थ कोरिया की तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोटने वाली है। तो स्टैंड अप कॉमेडी की पूरी हिस्ट्री को करते हैं डिकोड। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज की वीडियो के लिए किए हैं हमने काफी ज्यादा शोध। सो अगले 3 पॉइंट से डाउनफॉल है राइज ऑफ कॉमेडी जॉनर को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि किसी को हंसाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसीलिए लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन की बात भी कही जाती है। और अपने भारत में व्यंग्य यानी सार्केज्म तो कोई नई बात है ही नहीं। फिर चाहे बुद्धिमान बीरबल को देख लो या फिर विजयनगर के तेनालीरामा रामकृष्ण को, इवन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी सार्केज्म देखने को मिलता है। लेकिन बात करें स्टैंड अप कॉमेडी की, तो भैया ये न्यू आर्ट फॉर्म ऑफ कॉमेडी इंडिया में अर्ली 2000 के टाइम पे आती है, या फिर ऐसा कहें कि इसे लाया जाता है। 2000 का दौर ऐसा होता है जब इंडिया में पब्लिक को सिर्फ स्लैपस्टिक कॉमेडी ही समझ में आती है। मेरा मतलब अजीबोगरीब फेसेस बना के हरकतें करना, गिर जाना, पड़ जाना जैसे कॉमेडी करना। जिस तरह कॉमेडी की शुरुआत चार्ली चैपलिन से हुई थी और इंडिया में जॉनी वॉकर, असरानी महमूद से शुरू होकर जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कादर खान तक थी। तभी कुछ इलीट क्लास के लोग दूसरे से खुद को अलग दिखाने के लिए 2000 में स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत करते हैं, जिससे सबसे पहले 2003 में पहली बार एक बंदा वीर दास दिल्ली में ओपन माइक स्टैंड अप कॉमेडी करता है। इस बंदे ने यूएस में अपनी एजुकेशन पूरी की होती है और वहां पे इसने शिकागो के लिंक्डइन ओपन माइक नाइट में भी परफॉर्म किया होता है। वहीं से इंस्पायर्ड होकर ये इंडिया में भी स्टैंड अप के 2 शोज करता है। लेकिन ये सारे
शोज इंग्लिश में हुआ करते हैं। और ये वो टाइम होता है जब यूके यूएस से आर्टिस्ट इंडिया आते हैं मुंबई में स्टैंड अप शो करने के लिए। तभी 2005 से 2010 के दौरान दो बड़े इंसिडेंट होते हैं जिससे स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत बड़ा वाला बूस्ट मिलता है। पहले 2005 में यूट्यूब इंट्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये स्टैंड अप कॉमेडियंस अपने अपने शोज को यूट्यूब पर डालते हैं। यूट्यूब का एक्सेस करने वाले लोग भी इंडिया में गिनती के ही होते हैं। लेकिन 2008 में होता है रिसेशन, जिसकी वजह से काफी सारे एनआरआईज इंडिया आते हैं और स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी थोड़ी पॉपुलर होने लगती है। और ये जो एनआरआई जो ऑलरेडी स्टैंड अप से अवेयर होते हैं ना, वो इस तरह के शोज में जाते हैं जिससे हमारे इंडिया की ऑडियंस, खासकर हमारे यूथ भी इस चीज को जानने और समझने के लिए काफी क्यूरियस हो जाते हैं। 2009 में वीरदास अपना एक ओपन माइक शो लॉन्च करता है, वियर्डेस्ट एमेच्योर नाइट्स, जो कि एक फर्स्ट एवर ऐसी प्लेटफॉर्म होती है जो सारे एमेच्योर स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए एक हेवन से कम नहीं होती। और ये सारे नए उभरते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप भी होता है, जहां पर काफी सारे नए नए टैलेंट्स को मौका मिलता है। ऊपर से वीरदास वियर्डेस्ट आउटबुक शोज से कॉमेडी के अनकन्वेंशनल स्टाइल को भी ऐड करते हैं। जैसे कि ये सारे स्टैंड अप शोज तो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन उनके पंच लाइंस, गालियां वगैरह शुद्ध हिंदी में दी जाती है, जिससे ऑडियंस को और भी ज्यादा मजा आए। Big aunties with big diamonds dating men with big wallets and big puffs of chest hair, eating big jalebis in big tents, telling you how big you become. मेरा छोटा राज। इधर वीर स्टैंड अप की नई नई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उनकी एलियन चटनी बैंड भी कोई कमी नहीं रखती इसमें। हाँ भाई, यही नाम होता है उस बैंड का। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में एक स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम उभर के सामने आता है। उनका नाम होता है पापा सीजे, जो अपने मस्त चल रहे कॉर्पोरेट करियर को छोड़ के स्टैंड अप की रेत से भरे समुद्र में छलांग लगा देते हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में परफॉर्म करने के बाद ये दिल्ली में आकर स्टैंड अप की दुकान लगाते हैं और उन्हें भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। वहीं दूसरी तरफ इंडो कैनेडियन स्टैंड अप कॉमेडियन रसल पीटर्स की वीडियो भी ट्रेंड करने लगती है। वीरदास की तो भाई चांदी हो जाती है। 2010 में मुंबई के सिरका स्टूडियो की एक टिकट की प्राइस 400 रुपीज होती है, जो कि भाई आज भी काफी सारे कॉमेडियंस को नहीं मिलता। एक बार बुक माई शो पे जाकर देख लेना, गौरव कपूर, रवि गुप्ता, आशीष विद्यार्थी वगैरह के शो की टिकट 499 होती है। वहीं जसप्रीत सिंह, बस्सी वगैरह के टिकट 800 में मिलते हैं। और इन स्टैंड अप कॉमेडियन को इनके टिकट के प्राइस के आधे पैसे भी नहीं मिलते। इनको शोज की पेमेंट किस तरह से मिलती है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। हाँ, तो वीरदास की वियर्डेस्ट एमेच्योर नाइट से काफी नए नए टैलेंट निकलते हैं, जैसे कि तन्मय भट्ट, रोहन जोशी, आशीष सैंकी। ये वही लोग होते हैं जो आगे चलकर AIB यानी ऑल इंडिया शो करते हैं। एनआरआई जिन्हें स्टैंड अप समझता था उनका तो चलो ठीक था, लेकिन इंडिया में अभी भी मिमिक्री, स्लैपस्टिक कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, इन सब की तरह स्टैंड अप मास ऑडियंस में पॉपुलर नहीं हुई थी। मतलब पब्लिक को यह समझता ही नहीं था कि ये किस तरह की कॉमेडी है, जहां पर सिर्फ एक बंदा माइक लेकर खड़ा है तो हंसी कैसे आएगी। तमिल एक्टर एंड स्टैंड अप कॉमेडियन कार्तिक कुमार बताते हैं कि वी हैड टू डू अ बंदा डांस फर्स्ट इन ऑर्डर टू गेट पीपल्स अटेंशन, बिकॉज वी वर परफॉर्मिंग इन रूम्स वेयर नोबडी वाज पेइंग अस अटेंशन। इसके बाद स्टैंड अप की जो अगली लॉट आती है ना, जिसमें जाकिर खान, सपना वर्मा, करुणेश तलवार, अमित टंडन, नीति पाल्टा, अभिषेक उपमन्यु, संदीप शर्मा, ये लोग स्टैंड अप को एक और नए हाइट पे ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन टेलीविजन पे भी स्टैंड अप कॉमेडी के शोज आने लगते हैं, जैसे कि द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, जिससे कपिल शर्मा, सुनील पाल वगैरह आते हैं। इसके अलावा कॉमेडी सर्कस, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज भी आती है। और 2012 में तो कॉमेडी सेंट्रल बोल के एक चैनल डाल दिया जाता है और ये भी एक पेड चैनल बन जाता है। ऑडियंस धीरे धीरे स्टैंड अप को समझने लगती है। सुनील पाल के अलावा स्टैंड अप में राजू श्रीवास्तव भी एक बड़ा नाम बनते हैं। और 2012 में ही जाकिर खान एट द एज ऑफ 25 कॉमेडी सेंट्रल के शो जीतते हैं और इंडिया बेस्ट कॉमेडियन का खिताब भी ले जाते हैं। मतलब ये स्टैंड अप कॉमेडी के लिए स्वर्णिम काल या गोल्डन एरा होता है। स्टैंड अप कॉमेडी एक पावरफुल टूल बन जाती है, जैसे कि डिफरेंट टॉपिक्स पे सटायरिकल कमेंट्स किए जाते हैं। इन शोज की एक थीम होती है, एक पर्पस होता है, लेकिन ये लोग ऐसे टॉपिक्स पे जोक नहीं करते जिनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो, जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप, लव मैरिज, बॉलीवुड स्टीरियोटाइप्स या साउथ इंडियंस को स्टीरियोटाइप करके दिखाना। फिर भी अब तक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास स्टैंड अप को कोई करियर ऑप्शन नहीं समझ रहे होते। बस अभी तो ये वाले जो मैं तो बताता हूँ, मैं बहुत लोग पूछते हैं कॉमेडी को, मैं पहले बताता हूँ कॉमेडी की मैं देख लिया कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये मैंने देख लिया है। क्योंकि ना कॉमेडी दुनिया की अकेली आर्ट फॉर्म है जिसमें ना कोई भी गलती निकाल सकता है, चाहे खुद आते हो चाहे ना आते हो। कोई बोल देता है ये क्या घटिया जो कोई भी कर ले, ये क्या चाचा कर ले, मेरे चाचा कर लेते हैं, ये तो चाचा फनी होंगे फिर यार। लेकिन फिर जाकर अपूर्व गुप्ता जैसे लोग एक इंजीनियर के घर में पैदा होकर इंजीनियरिंग ना करके स्टैंड अप कॉमेडी को चूज करते हैं। अब ये स्टैंड अप कॉमेडियन कितने और कैसे पैसे कमाते हैं, उससे पहले एक इंसान के बारे में जानना जरूरी हो जाता है और उनका नाम है संजय मनकतला। ये एक ऐसा टाइम होता है कि स्टैंड अप कॉमेडी में इतना पैसा होता है कि कॉमेडियन संभाल नहीं पा रहे होते हैं। तभी न्यूयॉर्क बॉर्न संजय मनकतला जैसे एक बंदे की एंट्री होती है, जो कि एक विजनरी इंसान होते हैं और वो आर्टिस्ट मैनेजमेंट बोल के एक चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। यूएस से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर 8 साल तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घिसने के बाद संजय
मानक तला एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन बनने आते हैं और इंडिया को देखते हुए उन्हें लगता है कि यहाँ ऑडियंस यूके यूएस के अकॉर्डिंग तो काफी ज्यादा है, जस्ट उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में एजुकेट करना है। शुरुआत में वो भी शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें वो अपने शोज में फ्री स्टफ्स बांटते हैं जैसे कि बीवरेज बियर एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ ऐसा ही करते हैं जैसे कि क्राउड की अच्छी सी फोटो को एफबी पे पोस्ट करना जिसमें सारे ऑडियंस के फेसेस ठीक से दिखे। पहले 3 साल ये बहुत घिसते हैं लेकिन एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसे आज भी हर कोई फॉलो करता है। आपने देखा होगा कि हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन के पीछे एक लोगो होता है, ये द लाफ क्लब, कैनवस क्लब या एच क्लब। ये दरअसल व्यूअरशिप क्लब है जो कि ओपन माइक में आए नए नए टैलेंट्स को मौका देती है परफॉर्म करने का, और इनकी शाम 7 बजे के बाद 35% व्यूअरशिप तक राइज हो जाती है। और इन स्टैंड अप क्लब से होता यह है कि ऑडियंस भी एज्योर्ड रहती है कि अगर इस क्लब ने इस कॉमेडियन को मौका दिया है तो जरूर इसमें कोई टैलेंट होगा, और ये स्टैंड अप कॉमेडियंस भी अपने सीवी में इन बड़े बड़े क्लब्स का नाम जरूर से मेंशन करते हैं कि देखो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। बात करें स्टैंड अप कॉमेडियन की अर्निंग की तो इस करोड़ सब रुपए की इंडस्ट्री में अर्निंग टिकट सेल्स, ब्रांड वर्क, स्पेशल एक्सेट्रा, बेवरेजेस बेच के आती है। इसके अलावा प्राइवेट शोज, कॉलेज शोज, यूनिवर्सिटी कॉलेज फेस्टिवल शोज तो ठीक ही है, लेकिन मोटा पैसा बनता है कॉर्पोरेट शोज से, जहां पर टीसीएस, रिलायंस, आईटीसी जैसी कंपनीज ये शोज ऑर्गेनाइज कराती है। संजय मानक तला ने बताया थे कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन आर्टिस्ट को 25 से 40% का प्रॉफिट शेयरिंग या कमीशन मिलता है, मतलब एक यूट्यूबर से भी कम कमीशन इन्हें मिलता है। भाई यूट्यूब भी 100 में से 45 रुपए रख के 55 क्रिएटर को दे देती है। हाँ, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि अगर इनके शोज के टिकट ज्यादा सेल आउट नहीं होते तो भी वो क्लब स्टैंड अप कॉमेडियन को एक फिक्स्ड अमाउंट देके ही घर भेजती है। हाँ तो भाई अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टैंड अप कॉमेडी ने अपनी जड़ें इंडिया में मजबूत की और एक आर्ट फॉर्म बन के निकला। तो अब आपको इसके डाउनफॉल या यूं कह लो कि डार्क साइड से रूबरू कराते हैं, जिसे जानकर आपका मुंह जो खुलेगा ना वो बंद ही नहीं होगा। तो 2017 में आई द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद शायद ही कोई स्टैंड अप कॉमेडी शोज को टीवी पे लाया जाता है, पर ऐसा नहीं था कि टीवी वाले नहीं चाहते थे कि स्टैंड अप शोज टीवी पे ना आए, बल्कि स्टैंड अप कॉमेडियंस ही टीवी पे अपनी शोज नहीं लाना चाहते थे। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉमेडियन अभिषेक वालिया, जिन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का 5th सीजन जीता था, उन्होंने बताया था कि टीवी वालों के साथ काम करना मतलब अपना करियर खुद बर्बाद करना है। स्टार प्लस के बारे में वो कहते हैं कि इनका टैग लाइन है कि रिश्ता वही सोच नहीं, लेकिन इनका रियल टैग लाइन होना चाहिए कि रिश्ता वही सोच वही। अगर आप इनके स्टैंड अप शो करते हो तो ये आपको शो की स्क्रिप्ट में छोटी छोटी चीजें को भी कट कर देते हैं, यानी आप कुत्ता वर्ड भी यूज नहीं कर सकते हो। यही नहीं, टीवी के बारे में कॉमेडियन सैम रंगीला कहते हैं कि आप सार्केज्म तो छोड़ो, पीएम मोदी और राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियन की मिमिक्री भी ठीक से नहीं कर सकते हो। उसमें भी ये पंच लाइन्स 10 चीजें कटवा देते हैं जिससे कि स्क्रिप्ट की जान ही निकल जाती है। देखो सीधी सी बात है कि एक चैनल के ऊपर भी काफी दबाव होता है, इसलिए वो इस तरह के शोज को परमिट नहीं करते, जिससे होता यह है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस टीवी के सहारे ना रहकर ओटीटी, यूट्यूब शोज वगैरह पे शिफ्ट होने लगते हैं। 2018 में अमेज़न प्राइम कॉमिक स्थान लेकर आता है, जहां से निशांत सूरी, आकाश गुप्ता, आशीष सोलंकी, गुरलीन पंगू वगैरह आते हैं। तो दूसरी तरफ मुनव्वर, गौरव गुप्ता, हर्ष गुजराल, गौरव कपूर, अपूर्व गुप्ता, रवि गुप्ता जैसे काफी सारे टैलेंटेड लोग स्टैंड अप के जुलूस को ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद ही होता है स्टैंड अप कॉमेडी का नंगा नाच, मतलब एकदम देसी विशुद्ध गालियां, ह्यूमर्स, रोस्ट, डार्क ह्यूमर्स, मतलब सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि मोरली आप जितना नीचे गिरोगे आप उतने ही ऊपर जाओगे। देखो मेरा मानना है कि कॉमेडी हैज ऑलवेज बीन अ पावरफुल टूल फॉर एक्सप्रेशन, अलाउइंग पीपल टू क्रिटिक सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चरल नॉर्म्स थ्रू ह्यूमर। एक टाइम पर शिवसेना की स्थापना करने वाले बाला साहेब ठाकरे भी एक कार्टूनिस्ट थे जो रीजनल, नेशनल और ग्लोबल इश्यूज पर अपने कार्टून या सार्केज्म लिया करते थे। सो सॉरी जैसे एपिसोड्स आज भी आज तक पे आते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी तब होती है जब 2021 में मुनव्वर फारूकी एक बहुत ही घटिया बयान देता है। जी नहीं, अगर भगवान पर रिस्पॉन्स करना, वो गाना कैसा है ना, देख मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं है। इसके बाद अमित शाह वाली कंट्रोवर्सी, कोंकणी लोगों को हुतिया बताना। मुनव्वर ये सारे कांड करने के बाद में मुकर जाता है, लेकिन उसे इंडियन पीनल कोड इंक्लूडिंग 295A में जेल जाना पड़ता है। इसी तरह तन्मय भट्ट को एपीजे अब्दुल कलाम को गलत तरीके से मिमिक करने के लिए कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ती है। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन के बजाय क्रांतिकारी बनने निकल जाते हैं और फ्लाइट में जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी जाके भिड़ जाते हैं। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. होता वही है जो होना चाहिए था। मल्टीपल एयरलाइंस उन्हें बैन कर देती है, सुप्रीम कोर्ट अलग से पिछवाड़े पे डंडा चलाती है। स्टैंड अप में अपना नाम बनाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वो तो हमारी से नजर उतारती, दोनों बहनों में कितना प्यार है। हाँ, वो मेरी ही गर्लफ्रेंड से पूछ लेती है, बेटा इसका कोई है तो हमें बता दे। कह रही है आंटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
और अभी इंडियाज गॉट टैलेंट में जो हुआ उसके बारे में तो आज पूरी इंडिया जानती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिन टॉपिक्स पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनसे पहले ये स्टैंड अप कॉमेडियंस दूर रहते थे, जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप, लव मैरिजेस, बॉलीवुड स्टीरियोटाइप या फिर साउथ इंडियंस को स्टीरियोटाइप करके दिखाना। और आज भी लंबा खेलने वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस इन प्रिंसिपल्स को आज भी फॉलो करते हैं। अगर मैं स्टैंड अप पॉलिटिकल कॉमेडी करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हाँ, तो आपके पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर तो नहीं खराब। तो कुछ इस तरह स्टैंड अप कॉमेडी ने इंडिया में जस्ट अपने राइज के बाद ही तुरंत अपना डाउनफॉल भी देख लिया। तो अब बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी के फ्यूचर को लेकर। तो देखो आज हालत ऐसी है कि लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी के बाद यूट्यूबर्स स्टैंड अप कॉमेडियन से कंपनीज ब्रांड डील छीन ले रही है, उन्हें अप्रोच नहीं कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर रणवीर अलाहाबादिया जैसे बंदे के एक रिमार्क से इतना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है तो अगर वो बंदा हमारे साथ जुड़ा होता तो पब्लिक हमें भी लपेटे में ले लेती। और वो भी गलत नहीं है, ऐसा ऑलरेडी स्नैपडील के साथ हुआ था जब आमिर ने वो इंटॉलरेंस इंडिया वाला स्टेटमेंट दिया था, तो लोगों ने बेवजह स्नैपडील को भी पीट पाट दिया था। स्नैपडील को अनस्टॉल करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहे थे, लेकिन काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया धीरे धीरे काफी टॉक्सिक होते जा रहा है। ऐसा ही रहा तो इंडिया और तालिबान में फ्यूचर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। देखो कॉमेडी हैज ऑलवेज पुश्ड द बाउंड्रीज, लेकिन द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैज ब्लर्ड द लाइंस बिटवीन ह्यूमर एंड ऑफेंस। तो सवाल यह आता है कि ये ह्यूमर और ऑफेंस की लाइन ड्रॉ कहां की जाए। तो देखो इंडिया में टीवी सीरियल्स हो या मूवीज, इनकी सेंसरशिप होती है। सीबीएफसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन वॉच डॉग की तरह काम करती है। फिल्मों के छोटे से छोटे सीन्स को काट दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन ली जाती है। और अगर स्टैंड अप कॉमेडी या यूट्यूब पर भी कुछ ऐसा ही रहा तो जल्द ही रात 8 बजे मोदी जी झोला लेकर आएंगे और न्यू ब्रॉडकास्टिंग बिल पास कर देंगे, जिसके बाद भैया एक यूट्यूबर बनने के लिए भी एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। सारी लिबर्टी छिन जाएगी। यूट्यूब भी एक न्यूज चैनल की तरह बन के रह जाएगा। छोटी छोटी बातों पर एक्शंस लिए जाएंगे। और आपको बता दूं कि ये बिल गवर्नमेंट पिछले साल ही लाने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट को इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि उन्होंने बिल वापस ले लिया। देखो कॉमेडी बिना वल्गैरिटी, किसी को डिफेम किए, ऑडियंस को बिना गाली दिए भी की जा सकती है। सालों से चल रहा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एफआईआर जैसे शोज इसके बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन कॉमेडी शुड बी बैलेंसिंग ह्यूमर विद रिस्पांसिबिलिटी, फ्री स्पीच विद एथिकल बाउंड्रीज एंड क्रिएटिविटी विद लीगल रेस्ट्रिक्शंस। और संस्कृत में कहते हैं कि अति तृष्णा विनाशाय, यानी किसी भी चीज की अति या अधिक इच्छा उसके विनाश का कारण बनती है। और स्कूल के एक हरामी बच्चे की गलती की पनिशमेंट सबको मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो अपने कमेंट जरूर बताना, क्योंकि आज लैडर भाई फिर से हर एक कमेंट को रिप्लाई देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।